नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लिए चलेंगे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बेहट से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्र सेन चौधरी जी। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने पूछा कि सरकार ने किसानों के लिए क्यों नहीं कुछ किया है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुणाल से खास बातचीत। जयंत चौधरी हमारे साथ है। जयंत जी, जो आपने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं माहौल? देखिए, कोई कारण रहे होंगे वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके बीच। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से क्या जयंत चौधरी है जो कि मेरठ कैंट विधानसभा में चुनाव प्रचार करने आए थे, ये एक ऐसी सीट है जो सन 89 से बीजेपी लगातार जीत रही है और इसीलिए ये तमाम सीटें, खासतौर पे जो शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाकों में माना जाता है कि आरएलडी मजबूत है, लेकिन शहरी इलाकों में कोशिश कर रहे हैं। कल आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है और कल आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव प्रचार का, और इसीलिए लगातार आज मेरठ के अलग अलग इलाकों में, गाजियाबाद में, बागपत में जयंत चौधरी जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी जो ये चरण है चुनाव प्रचार के, कुछ घंटे बचे हुए हैं, उसमें पूरी ताकत लगाई जाए। कैमरामैन मनीष झा के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर विरोधियों पर बड़ा वार किया। आज पीएम मोदी को बिजनौर में लाइव रैली में पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वर्चुअल संबोधन का फैसला किया और अपने संबोधन में ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के विकास का पानी ठहरा हुआ था। पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन जो हुआ है उस पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली समाजवादियों के पास ठहरा था पानी। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में है। बंटवारा करके
भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दंगा, बिजली और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने वाली बीजेपी ने अब अखिलेश के वैक्सीन वाले पुराने बयान को भी सियासी मुद्दा बना दिया है। एक दिन पहले अमित शाह ने आज खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी उस बयान की याद दिलाई। मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है अपने एक वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। मगर मुझे बताओ भाइयों बहनों, बताओ, अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो तीसरी लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, कोई अधिकार। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तराखंड में विजयी अभियान चलाया और इस दौरान वो बागेश्वर पहुंचे। इस दौरे पर नड्डा ने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर लोगों के बीच गए और आखिर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, उन पर वंशवादी होने का आरोप लगाया। सारी पार्टियां आज वंशवाद की पार्टी बन गई है। कोई पार्टी उठा लो, ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों में क्या है,
परिवार ही पार्टी है। आप ऊपर से उठाओ, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नीचे आओ लोकदल, नीचे आओ समाजवादी पार्टी, उससे नीचे चले जाओ, परिवार की ही पार्टियां हैं। और मैं यहां दावा करता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई, और कोई इसमें नहीं है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी है, जहां हम कहते हैं उनके यहां पार्टी ही परिवार है, उनके यहां परिवार ही पार्टी है, और हमारे यहां पूरी पार्टी ही परिवार है। इसको हमको याद रख के चलना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने उत्तराखंड में भी दिल्ली वाला ही दांव चला है। 10 सूत्रीय वादे किए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने और मुफ्त बिजली जैसे वादे शामिल हैं। भरोसा ये दिलाया है कि सरकार बनने पर दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के स्तर में सुधार उनकी सरकार करेगी। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप फोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। वहीं पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विश्व प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की, हवन पूजन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश का प्रख्यात नैना देवी मंदिर, जहां पर चन्नी सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहां पर विधि विधान से काफी देर तक वो मौजूद रहे पूजा अर्चना करने के लिए, और कल ही उन्हें घोषित किया गया था सीएम उम्मीदवार राहुल गांधी की तरफ से एक सार्वजनिक मंच पर, जहां पर वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिखाई दिए। तो कांग्रेस आलाकमान ने चन्नी पर भरोसा जता दिया है। इसके लिए चन्नी ने धन्यवाद किया है, साथ ही सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। उधर सिद्धू ने आज कहा कि वो पंजाब के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है। इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर दुर्गा पेश हो गई और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਲੇ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ,
हाँ ते रहूंगा। राज्यसभा की कार्रवाई में आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर शून्यकाल में नोटिस दिया। वहीं आनंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बीच दिलचस्प बयानबाजी दिखाई दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुई उस बयानबाजी को आपको दिखाते हैं वो हिस्सा। माननीय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज सदन में, और इस चीज को आपसे निवेदन करता हूं। शायद मेरा ये अंतिम वक्तव्य है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बोलने दीजिए। बस इतना कहूंगा, उसके बाद आपके विवेक पर छोड़ता हूं। और अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन उतना तगड़ा नहीं बन पा रहा है। थैंक यू। अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन नहीं है तगड़ा। थैंक यू। अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा। थैंक यू। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं। इसीलिए ठीक बात है, इसीलिए अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर, आप लोग, आनंद शर्मा जी, अगर आप हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बोला कि भाई हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आप तो उधर है, उधर यहाँ पर रहो। अगर उधर रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब थैंक यू। ठीक बात है। तो आपने अच्छी भूमिका रखी है लोकतंत्र में। अपोजिशन को भी माननीय राकेश सिन्हा, माननीय राकेश सिन्हा, मोदी जी आगे माननीय अठावले जी, प्लीज प्लीज। और सीधे आपको लिए चलेंगे राज्यसभा, जहां पर ओवैसी पर हुए हमले पर अमित शाह बोल रहे हैं। एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला सीजारसी टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे 9, थाना पिलखुआ, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ, जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल, प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद।